जी जी। बेटा लास्ट क्लास में मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में आइडिया दिया था। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, और क्या नाम है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम जब कोई नॉन करंट एसेट लेते हैं, कोई मशीनरी लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लेते हैं, तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है, इसको हम नोट डाउन करते हैं, इसको हम एस्टिमेट करते हैं, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये भी एक किस्म का लॉस है, ये भी एक किस्म का एक्सपेंस है। अगर आप नॉन करेंशियल यूज ना करते तो उसकी वैल्यू गिरती नहीं। तो पेपर में एक सवाल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो उसमें हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर आप कोई भी एसेट लेते हैं, लाइक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वीडियोस देखी होंगी आपने, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, इंडिविजुअल अगर कोई नॉन करेंशियल लिया है, तो उसकी डेप्रिसिएशन के हमने दो तरीके सीखे थे, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। और फिर हमने सीखा था कि ये डेप्रिसिएशन हर साल होती है जब तक उस मशीन को आप बेच नहीं देते। फिर मैंने मजीद बताया था कि एक फुल ईयर पॉलिसी होती है जब हम डेप्सिएंट कैलकुलेट करते हैं, कि जिस साल खरीदते हैं उस साल से हम स्टार्ट करते हैं, और जिस साल हम बेचते हैं उस साल हम नहीं लगाते, जिस मशीन को हम बेचते हैं उस पर नहीं लगाते। साल से मुराद ईयर एंड। ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो अभी मजीद आगे चलेंगे। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, हमारी जो ओ लेवल है ना उसका एक डिफिकल्ट टॉपिक है ये जो है ना डेप्रिसिएशन। थोड़ा देर से समझ में आता है, लेकिन इसके लिए मैं बकायदा बोलूंगा आप वीडियोस भी देखा करें बैकअप पे, लाइव क्लास के अलावा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह जो मैं लास्ट टाइम चीज़ें सीखी थी, वहां तक कोई मसला वगैरह, कोई इशू, कोई परेशानी? No, sir. सर, सो आज हम सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन के जो टी अकाउंट्स होते हैं, पेपर में अकाउंट्स बनते हैं ना, हम जब कोई भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसके रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट का अपना रिकॉर्ड बनता है। आपने मशीन बाई की तो कितने की थी, आपके पास अभी कितने की मशीनें हैं, साल के स्टार्ट में मशीनें कितनी हैं। तो हम जो जो भी नॉन करेंट एसेट होता है, ये तो मैंने एग्जांपल में लिखा है नॉन करेंट एसेट। अगर मशीनरी होगी तो यहाँ मशीनरी का नाम आएगा, इक्विपमेंट होगा तो इक्विपमेंट का नाम आएगा, मोटर व्हीकल होगा तो मोटर व्हीकल का नाम आएगा। ठीक है। तो ये जो एक अकाउंट जो बनता है वो बनता है कॉस्ट अकाउंट। ये अकाउंट में क्या बताता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट। साल के स्टार्ट में कॉस्ट क्या थी, साल के एंड में कॉस्ट क्या थी, कोई खरीदा तो उसकी कॉस्ट क्या थी, कोई बेचा तो उसकी कॉस्ट क्या थी। ये अकाउंट हमें आइडिया देता है कि जो भी हमारे पास नॉन करंट एसेट है उसकी कॉस्ट की क्या पोजीशन है, ये हमें ये आइडिया देता है। तो ये जो नॉन करंट एसेट होता है, ये एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। ऐसे होता है। एसेट होता है। तो जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले अगर पहला साल है तो बैलेंस बीडी नहीं आता, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर है तो बैलेंस बीडी आएगा। तो ये एसेट है, एसेट का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड पे आता है। तो आपको पेपर में बैलेंस बीडी दिया होगा, लिखा होगा मशीनरी एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट लिखा होगा, इक्विपमेंट एट कॉस्ट लिखा होगा, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट। कॉस्ट का वर्ड जरूर यूज करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे जो मशीनरी है उसके कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर हम जब परचेज करते हैं, कोई भी नॉन करेंट एसेट परचेज करते हैं, तो हमारे एसेट में इजाफा होता है। अगर हमारे एसेट में इजाफा हो रहा है तो हम ये क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अगर आपने कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज किया है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आपकी नॉन करंट एसेट के अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक छोटी सी बात, मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुरू शुरू में पढ़ाया था। डू यू हैव द आइडिया अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डू यू हैव द आइडिया अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Somewhat, yes, sir. समवॉट, ओके ओके, कोई मसला नहीं, मैं आइडिया दे देता हूँ। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि मैंने एक मशीन बाई की, उसकी परचेज प्राइस, मैंने एक मशीन बाई की, उसकी परचेज प्राइस थी $2000। इट वॉज अ परचेज प्राइस। लेकिन जब मैंने इसको बाई किया, तो ये मैंने फॉरेन कंट्री में बाई किया था, तो मैंने इसको इम्पोर्ट करवाया। तो जब मैंने इसको इम्पोर्ट करवाया तो इम्पोर्ट ड्यूटी पे की। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है, गवर्नमेंट कोई चार्जेस लगाती है, टैक्स लगाती है। अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो चीज़ आ ही नहीं सकती आपके कंट्री में। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी थी 500। ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट डजंट मीन्स कि परचेज प्राइस, कि जो प्राइस उस पर लिखी हुई थी वही कॉस्ट है। नो सर। अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपकी फैक्ट्री के आने तक, आपके प्रेमिसेस में आने तक, या वर्किंग कंडीशन में आने तक जो जो खर्चे होते हैं वो सारे उसके कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। लाइक इस इम्पोर्ट ड्यूटी के बगैर वो चीज़ आपके पास आ ही नहीं सकती। इसी तरीके से ये चीज़ जब आपने मंगवाई थी तो आपने डिलीवरी चार्जेस बेयर किए होंगे, वो डिलीवरी चार्जेस भी इसका पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो
इसकी जो कॉस्ट होगी वो 2,000 नहीं होगी, इसकी कॉस्ट होगी 2,500। तो यहाँ हम लिखेंगे 2,500। तो वैसे पेपर में आसान सवाल होते हैं अवेलेबल में कि हमने एक मशीन परचेज की 2,500 की, 2,000 की, 3,000 की, हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। लेकिन अगर उसने लिखा हो कि एक मशीन हमने परचेज की 2,000 की और फर्दर 1,000 रुपए की इंस्टॉलेशन थी, तो विदाउट इंस्टॉलेशन मशीन चल नहीं सकती। इंस्टॉलेशन इज नेसेसरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये इसका पार्ट बनेगा कॉस्ट का, मतलब यहाँ 3,000 आएगा, यहाँ 2,000 नहीं आएगा। बाकी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो इनकर तो होते हैं, लेकिन वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, जैसे जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ईयरली इंश्योरेंस हो गया। आप ईयरली इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस आप पे करें या ना करें, चीज तो आपकी वर्किंग कंडीशन में आ सकती है, आप सेफ्टी के लिए पे कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस इज नेवर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो एक्सपेंस होता है। तो इसी तरीके से आपने मशीन बाय कर ली, मशीन बाय करने के बाद रिपेयर करवानी पड़ी, खर्चा आ गया, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रूटीन के हैं। कॉस्ट में सिर्फ वो चीजें होती हैं जो उसको लाने के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो कोई भी लीगल चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, आपका परचेज प्राइस, ये सारे इसका पार्ट बनते हैं। अच्छा जी, सो आगे चलते हैं। तो मैं इन शॉर्ट दोबारा रिपीट कर दूं, एक बनाते हैं हम कॉस्ट का अकाउंट। तो अगर हमारे पास साल के स्टार्ट में बैलेंस आ रहा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। हमने कोई मशीन बाय की है तो उसको हम डेबिट करेंगे। कोई मशीन अगर हमने बेची है, अगर हमने साल के दौरान कोई मशीन बेची है, अगर हमने कोई मशीन सोल्ड आउट की, तो वो जो सोल्ड आउट मशीन है, तो आपकी रिड्यूस होंगे आपके एसेट, तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। और इसके क्रेडिट में रेफरेंस हम लिखते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल एक टेम्पररी अकाउंट होता है, जब हम कोई मशीन बेच देते हैं उसके लिए बनाते हैं हम डिस्पोजल। तो जो मशीन आप बेच देंगे उसके लिए क्या करेंगे, एक टेम्पररी अकाउंट हम ओपन करते हैं डिस्पोजल, वो मैं कराऊंगा क्या होता है। तो हम उसकी कॉस्ट को वहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ भी जो मशीन आपने बेची है ना, जो मशीन आपने सोल्ड आउट की है, जो आपने मशीन सोल्ड आउट की है, उसकी कॉस्ट, उसकी क्या आएगी, उसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, इसकी कॉस्ट आएगी। और एट द एंड दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं। एट द एंड दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं, तो आखिर में हमारे पास आता है बैलेंस, सीडी एंड बीडी आता है। ये एक हो गया हमारे पास किसका अकाउंट, मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बन गया, जो भी नॉन करेंसी उसका कॉस्ट अकाउंट बन गया। और यहाँ आता है बैलेंस बीडी, यहाँ आता है बैलेंस बीडी, एक तरफ आता है बैलेंस सीडी, दूसरी तरफ आता है बैलेंस बीडी। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं सारे सवाल करा देता हूँ। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको वो बाद में बाकी अकाउंट भी कराता हूँ। लाइक पेपर में आया कि मशीनरी एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट साल के स्टार्ट में, और लिखा हुआ है $1 लाख। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था, वो था $30,000। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हमने एक मशीन परचेज की, परचेज मशीन, परचेज मशीन $15,000। हमने एक मशीन परचेज की, वो कितने की पड़ी, 15,000 की पड़ी। उसके बाद हमने कोई मशीन सोल्ड आउट की, सोल्ड आउट मशीन, सोल्ड आउट मशीन, और क्या नाम है, कॉस्टिंग $10,000 फॉर $4,000। अच्छा, ये मैं एक बता दूं, जब हम कोई मशीन बेचते हैं ना तो उसकी सेलिंग प्राइस भी आपको देता है। सेलिंग प्राइस वो होती है जिसका हमने उसको बेचा है, और एक होती है कॉस्ट प्राइस, जिस पे आपने उसको खरीदा था। तो 10,000 की हमने मशीन खरीदी थी, और उसको फिर हमने बेचा है $4,000 का। अब पेपर में आता है कॉस्ट अकाउंट बनाओ, मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाओ। तो वो कैसे बनेगा, मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाओ। तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले मैं, सॉरी, अच्छा आप लोगों का कल हो सकता है मैं टेस्ट दूं। तो मशीनरी, मशीनरी कॉस्ट अकाउंट,
ठीक है, हमें कॉस्ट अकाउंट मशीनरी का बनाना है। ठीक है, दो तीन तरह से सवाल आता है, पहले मैं एक सवाल करता हूँ कैसे बनाते हैं। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सवाल के स्टार्ट में दिया होता है, डेट दी होती है साल के स्टार्ट की। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो है वो ये वाला है, ये 1 लाख वाला लिखा हुआ है, मशीनरी एट कॉस्ट। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कहाँ पर आएगा, डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? जी बेटा, आप चैट में बता दें। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो किस साइड पे आएगा? मैंने बताया था ये हमारा एसेट होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं बैलेंस बी डी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे कि हमने कोई मशीन परचेज की तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मशीन परचेज की है 15,000 की। इसका क्या करें बताएं? हमने एक मशीन परचेज की 15,000 की, हमारे एसेट बढ़ेंगे, हमारी मशीनरीज बढ़ेंगी, इसका क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? आप लोग चैट में भी आंसर दे सकते हैं, जैसे क्लास रिकॉर्डेड होती है तो अच्छा नहीं लगता, यूट्यूब पे कोई आवाज़ वगैरह सुने तो चैट में रिस्पॉन्ड कर दें टेक्स्ट की फॉर्म में। अच्छा जी, देखिए बेटा, जब हम कोई मशीन बाय करते हैं ना, जब भी हम कोई मशीन बाय करते हैं तो हमारा एसेट बढ़ता है, हमारा एसेट बढ़ता है, स्पेशली जो मशीनरी है वो इंक्रीज होती है। तो एसेट को बढ़ने पे हमेशा डेबिट करना चाहिए। वेन एवर एसेट इंक्रीजेस, आपने एसेट का अकाउंट डेबिट करना है। आपके पास कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट कर देते हो। आपके पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट कर देते हो। ऐसे ही मशीनरी का सिस्टम है। तो मैंने ऊपर लिखवाया था ना कि अगर हम कोई भी एसेट बाय करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है। बाय कैश फॉर्म में भी हो सकता है, बाय उधार पे भी हो सकता है। अगर आपने क्रेडिट पे बाई किया है तो फिर पार्टी का नाम आता है रेफरेंस में। अगर आपने कैश पे बाई किया तो फिर कैश या बैंक आता है। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर हम बैंक अज्यूम करते हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन है, बैंक से पेमेंट होगी। तो हमने यहाँ 15,000 की मशीनरी बाई की है, तो हम 15,000 क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और उसके रेफरेंस में लिखेंगे बैंक। अगर इसने लिखा होता ना कि ये हमने क्रेडिट पे बाई किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड लिमिटेड से, तो मैं यहाँ लिख देता एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड लिख देता अगर क्रेडिट पे बाई किया होता। अब आगे चलते हैं। एक होता है मशीन का आना और एक होता है मशीन का जाना। तो आगे कह रहा है सोल्ड आउट मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 फॉर 4,000। जो मशीन 10,000 रुपए की थी वो हमने 4,000 की सेल कर दी। अब एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। ये जो अकाउंट बन रहा है ये कॉस्ट वाला बन रहा है। सर बट aren't you purchasing like as in giving the money to get the machine so it goes credit? जी बेटा, बहुत आला बताया। लेकिन बेटा हम जो अकाउंट बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। लाइक देखिए, आप मशीनरी बाय करते हैं तो दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। एक मशीनरी का अकाउंट होता है और एक अकाउंट होता है हमारा बैंक का। ठीक है, मैं दोनों अकाउंट बता देता हूँ। एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैंक, और एक अकाउंट होता है मशीनरी का। ठीक है, तो जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो आपकी बात सही है, हमारे जेब से पैसे जा रहे होते हैं। 15,000 की बाई की तो 15,000 जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बैंक को जाके क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्या शो करता है, बैंक बैलेंस शो करता है। तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा तो आप 15,000 रुपये बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट शो करता है मशीनरी को, आपकी मशीनरी बढ़ रही है तो मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे आपने किचन में कोई आइटम मंगवाया, आपने किचन के लिए कोई आइटम परचेज किया, तो आपके किचन में तो आइटम्स बढ़ गए ना। आपने किचन के लिए पॉट्स परचेज किए थे तो किचन में पॉट्स बढ़ गए, लेकिन आपके जेब में जो पैसे हैं वो तो कम पड़ गए। तो बताने का मतलब है कि अगर हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक इटसेल्फ रिड्यूस होगा और बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन बढ़ेगा। अब ये 15,000 रुपये कहाँ से आए, तो इसके रेफरेंस में यहाँ हम लिखते हैं बैंक। ठीक है, और ये 15,000 कहाँ गए, इसके रेफरेंस में हम लिखते हैं मशीनरी। तो इट्स मेनली इंपॉर्टेंट कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सा है। तो ये बड़ा ख्याल करना चाहिए, हम कैश का बना रहे हैं, बैंक अकाउंट है। तो मशीनरी की बात कर रहा था कि हमने मशीनरी बाई की तो हमने मशीनरी को डेबिट किया। अब हमने मशीन को बेचा है, तो यहाँ हमें ये दिखाना है कि जो मशीन गई थी उसकी कॉस्ट क्या थी। हम इंटरेस्टेड नहीं है हमने कितना कितना गेन किया है, कितना लॉस किया है। ये अकाउंट गेन एंड लॉस के लिए बनता ही नहीं, ये अकाउंट सिर्फ इसीलिए बनता है कि हमें हमारी पोजीशन पता लगे कॉस्ट की, कि हमारे पास 1,15,000 की मशीनें थी। जितनी मशीनें थी उनकी कॉस्ट थी 1,15,000, 1 लाख साल के स्टार्ट में, 15,000 मजीद। अब अगर कोई मशीन इन्हें बेची है तो अब कितनी कॉस्ट बाकी रह गई,
1,15,000 में कितनी कॉस्ट बाकी रह गई? तो इफ देर इज एनी डिस्पोजल, डिस्पोजल कहते हैं नॉन कस्टडी के सेल करने को, तो इफ देर इज एनी डिस्पोजल, तो एक आपको सेलिंग प्राइस भी दी होगी, एक आपको कॉस्ट प्राइस भी दी होगी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 10,000। तो मैं 10,000 यहाँ क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। 10,000 यहाँ क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। और इसके रेफरेंस में लिखूंगा डिस्पोजल। क्या लिखूंगा? डिस्पोजल। इसके रेफरेंस में लिखूंगा डिस्पोजल। और फिर मैं दोनों साइड का टोटल करूंगा। दोनों साइड का टोटल करूंगा। ये हो जाएगा 1,15,000। ये भी हो जाएगा 1,15,000। और इसमें से माइनस कर दूंगा 10,000। तो मेरे पास बच जाएंगे 1,05,000। ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। और आगे जाके बनेगा बैलेंस बीडी। ठीक है, 1,05,000। तो 1,05,000 हमारा बैलेंस शीट बनेगा, और आगे जाके बैलेंस बीडी बनेगा। व्हाट डज दिस, ये बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट ये बताता है साल के स्टार्ट में 1,00,000 की हमारे पास मशीनें थी कॉस्टिंग, फिर 15,000 की हमने और खरीदी, तो टोटल कॉस्ट बन गई 1,15,000। इसमें से हमने 10,000 की मशीन बेच दी, मतलब 10,000 वाली बेच दी। तो अब जो हमारे पास मशीन रह गई उनकी कॉस्ट कितनी है? 1,05,000। यानी अब जो मशीन है उनकी कॉस्ट है 1,05,000। ये था हमारा कॉस्ट अकाउंट। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ। आपने सिंपल मुझे मशीनरी का अकाउंट बनाना है, अपने पास पेज पे बना लें, और मुझे बैलेंस बता दें। मुझे सिर्फ बैलेंस बता दें। ठीक है, बहुत आसान है डेप्रिसिएशन, इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। तो मैं लिख देता हूँ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एट कॉस्ट। $40,000। $15,000। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया। हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया $25,000 का। ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या किया? एक इक्विपमेंट को सोल्ड आउट किया। सोल्ड इक्विपमेंट कॉस्टिंग $16,000 फॉर $8,000। ठीक है। आपने क्या करना है? मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाना है, और मुझे बैलेंस सीडी बताना है। मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाए, और मुझे बैलेंस सीडी बताए। हमारे पास जो इक्विपमेंट एंड कॉस्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 40,000। तो मैं 40,000 क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हमने परचेजेस किए हैं 25,000 की। तो मैं 25,000 भी क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। मैंने बताया था ना, परचेज करने से क्या होता है, हमारे नॉन करेंट्स में इजाफा होता है। अच्छा, पेपर में होगा इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ। क्या होगा? इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ एट कॉस्ट। ठीक है। तो 25,000 डेबिट कर दूंगा। उसके बाद हमने कोई डिस्पोजल किया है, हमने कुछ बेचा है। आई टोल्ड यू कि एक एक कॉस्ट, उसकी कॉस्ट इतनी थी, और एक है सेलिंग प्राइस। तो आप लोग बताएं क्या लिखेंगे? 16,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, या 8,000 लिखेंगे? जी बेटा, इतना तो करें, चैट में बता दें। 16,000 लिखेंगे या 8,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे? जी बेटा, प्लीज बी क्विक। प्लीज बी क्विक। आर यू देयर गाइस? अच्छा, मैंने मैंने बताया था हम जी ये। सर। हाँ, यस। ओके, ये अकाउंट हम कॉस्ट पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? कॉस्ट पे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी थी तो उसकी कॉस्ट क्या थी, कोई चीज़ बेची थी तो उसकी कॉस्ट क्या थी, साल के स्टार्ट में एसेट थे तो उनकी कॉस्ट क्या थी, साल के आखिर में जो एसेट बचे थे उनकी कॉस्ट क्या थी। तो सिर्फ कॉस्ट ही आएगी, कॉस्ट के अलावा सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। मैं आपसे पूछूं ना, 2 गधे और 3 घोड़े कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 गधे और 3 घोड़े सेम रहेंगे। मतलब 2 गधे 2 गधे ही रहेंगे, और 3 घोड़े 3 3 घोड़े ही रहेंगे।
तो ऐसे ही ये कॉस्ट अकाउंट है, इस कॉस्ट में कोई और चीज नहीं आ सकती। तो ये जो सेलिंग प्राइस है, ये इसमें किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कॉस्ट से, कि जो मशीन बेची थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट यहाँ से हटानी है। तो वो कितनी थी, 16,000 थी। तो मैं 16,000 यहाँ क्रेडिट कर दूंगा। रेफरेंस में लिख दूंगा डिस्पोजल, क्या लिख दूंगा, डिस्पोजल। और दोनों साइड का टोटल करके मेरे पास जो फाइनल अमाउंट आएगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। तो 40 + 25 कितना हो जाएगा, 65। 65 में से 16,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर हो जाएगा 49,000। ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद आगे चलते हैं। अब मुझे एक और अकाउंट भी समझाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपको एक सवाल दे दूँ, मजीद आपको कॉस्ट अकाउंट की प्रैक्टिस करा के फिर दूसरा अकाउंट भी समझा दूँ उसी के अंदर से, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल देता हूँ। 1 जनवरी 2020 ये हमारी ओपनिंग डेट थी। ठीक है, तो उसने आपको बोला है मोटर व्हीकल एट कॉस्ट। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, और दिया हुआ है $20,000। $20,000 ये मोटर व्हीकल एट कॉस्ट थी। उसके बाद आपको लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, $2,000। अच्छा बेटा, मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे हमेशा लेट हो जाता है। वो 1 घंटे वाली क्लास करनी है मुझे। इंशाल्लाह इस हफ्ते कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की क्लास हो जाए, या 40 मिनट की क्लास है इससे ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रोविजन फॉर डेप्सन है $2,000। नीचे कह रहा है हमने 1 मार्च 2020 को एक मोटर व्हीकल परचेज की। मैं एम वी लिख रहा हूँ, एम वी स्टैंड फॉर मोटर व्हीकल। हमने मोटर व्हीकल परचेज की फॉर $6,500। फिर कह रहा है कि भाई हमने जो है वो 30 जून 2020 को मोटर व्हीकल बॉट एट 1 जनवरी 2018 कॉस्टिंग $9,000 was sold for $6,800। ठीक है, आपको वो कहता है कि भाई मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बनाओ, मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बनाओ। तो आप लोग बनाएं, फिर हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे बना के दिखाएं, क्योंकि आज 3 अकाउंट में बनाने सीखने हैं। पहला अकाउंट कॉस्ट का अकाउंट, फिर डिस्पोजल का, फिर डेप्रिसिएशन का। आसान टॉपिक है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन तवज्जो चाहिए इसमें। तो आप लोग बनाएं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे पास साल के स्टार्ट में ये मोटर व्हीकल की कॉस्ट आ रही है, ये डेप्रिसिएशन आ रही है। हमें मतलब होता है कॉस्ट से। अभी हम कॉस्ट अकाउंट बनाने सीख रहे हैं। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल का, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट का। फिर हमने परचेज किया है, फिर हमने सेल किया है। ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो शाबाश बेटा, इसको भी करें, ट्राई करें। चलिए, अब यहाँ ये सीन है कि देखो, पहले आप साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी, 20,000। तो आप 20,000 क्या कर दें, डेबिट कर दें। ठीक है। उसके बाद जो है हमने कोई एसेट परचेज किया था, वो कहाँ है, वो ये रहा, 6,500। आप 6,500 यहाँ लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बेचा है, उसके बाद हमने बेचा है, जो बेचा है उसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 9,000 आ रही है। और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 6,800। देखिए, हमें हमें मतलब है कॉस्ट से। मैं अगेन बोल दूँ कि जो अकाउंट में बना रहा हूँ, इस अकाउंट का अगर मैं ऊपर नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोटर व्हीकल, मैं लिख देता हूँ पेपर में। अगर पेपर में अकाउंट बना हुआ होता है तो इसके ऊपर लिखा होगा मोटर व्हीकल एट कॉस्ट। ऊपर कॉस्ट का वर्ड होता है, देखिए कॉस्ट वाला अकाउंट है। तो उसकी कॉस्ट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 9,000। अब आप दोनों साइड का टोटल करें, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26,500। 26,500 में से हम 9,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17,000। 17,500 आ जाएगा। ठीक है। आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा था बेटा, सेहान, तैयबा, सिमरा, बेटा आप लोगों के भी ये आंसर आ रहे थे।
आप लोगों ने जब ट्राई किया था, अब यस नो कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, मैं आगे बढ़ सकूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, देखें मिस्टेक्स होती रहती हैं, परेशान नहीं होना। मैं अगेन बोलूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजें हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइम शॉर्ट है लेकिन मैं आइडिया दे देता हूँ। एक अकाउंट तो ये बनता है नॉन करेंट कॉस्ट वाला, इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, हो जाएगा। गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी कार चलाते हैं, कार ड्राइविंग आप में से काफी लोगों को आती होगी, मे बी। सऊदी अरब में इतनी सस्ती तो नहीं है, लेडीज सीखती हैं। तो कार ड्राइविंग में ये होता है, शुरू शुरू में मसले होते हैं, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब याद करना पड़ता है एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक कब है, क्लच कब है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, हम प्रो प्लेयर बन जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं लगता कब गाड़ी स्पीड से चल रही है, कब ब्रेक लग रहा है। तो शुरू शुरू में मसाइल होंगे, लेकिन बाद में सेट हो जाएंगे। तो अब आते हैं, एक और अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल कहते हैं सेल करने को। डिस्पोजल कहते हैं चीज आपने अपनी जिंदगी से हटा दी, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो नॉन करेंट जब आप खरीदते हो तो सेल भी करते हो। तो अगर हम कोई नॉन करेंट बेचें, तो उस पे में गेन कितना हुआ है, उस पे में कितना लॉस हुआ है, ये अकाउंट उसके लिए बनता है। इस अकाउंट का मेन मकसद क्या है, टू कैलकुलेट द गेन, कि अगर मैंने कोई एसेट बेचा है तो उसमें मुझे कितना गेन हुआ है, और अगर मैंने कोई एसेट बेचा है तो उसमें मुझे लॉस भी हो सकता है। तो मैंने अगर कोई एसेट बेचा है तो उस पर कितना लॉस हुआ है, तो ये मुझे आइडिया हो सके, इसके लिए हम बनाते हैं क्या नाम है, डिस्पोजल का अकाउंट। अब ये कैसे बनता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसकी डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट। हमारा जो एसेट होता है, जो हमने बेचा है, उसकी कॉस्ट लिखते हैं। डेबिट साइड पे एक्सपेंस आता है, तो जो उसकी कॉस्ट होती है, सॉरी, वो हम डेबिट कर देते हैं। जो एसेट आपने बेचा है, ये सिर्फ उसी के लिए बनता है जो एसेट बेचा है। दूसरी तरफ क्या आता है, जो एसेट आपने बेचा है, आपने दो फायदे उससे उठाए हैं। एक है उसको यूज करके फायदा उठाया, एक है उसको सेल करके फायदा उठाया। तो जब आप एसेट सेल करते हैं तो फ्री में तो सेल नहीं करते, कोई ना कोई पैसे चार्ज करते हैं। तो जो पैसे आप चार्ज करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं वर्ड बैक। उसके बाद सर क्या होता है, एसिड को आपने यूज किया था, तो जब आपने यूज किया था तो हर साल वो डेप्रिसिएट हुआ था। तो हर साल वो कितना डेप्रिसिएट हुआ था, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। फिर आखिर में हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो हमारा गेन एंड लॉस होता है। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये हमारे लिए क्या लॉस है, और डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये हमारे लिए गेन है। ये चीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हो सकता है हमारी कल हो। ठीक है बेटा, तो कल फिर मुलाकात करते हैं। ओके सर।